हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट टर्म पे एटॉमिक मॉडल्स हम लोग क्या कर रहे थे। दो मॉडल के बारे में देखो मैंने लास्ट टर्म पे बता दिया था। कौन कौन से वो दो मॉडल थे। एक तो था मैंने थॉमसन का मॉडल बता दिया था, ठीक है, प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक, उसमें कुछ खास नहीं था, फेल क्यों हो गया तो वही बता दिया था। उसके बाद जो दूसरा इम्पॉर्टेंट एटॉमिक मॉडल बताया था वो था रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, ठीक है। उसमें हमने आपको रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल के स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट भी बताया था, है कि नहीं। और उस एक्सपेरिमेंट से क्या क्या बातें निकल के आई और उसके बेसिस पे किस तरीके से उन्होंने अपना परमाणु मॉडल जो था उसको प्रस्तुत किया, ये तमाम बातें मैंने आपसे डिस्कस कर ली थी, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब हम लोग अच्छा वो फेल क्यों हो गया था वो भी मैंने आपको बताया था डिटेल में, और सारी बातें मैंने पॉइंट टू पॉइंट लिख पाई भी थी। तो प्लीज़ आप नोट्स बनाना नहीं भूलना, नोट्स जरूर बनाना, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे स्विच करते हैं। जो अगला एटॉमिक मॉडल हमको जानना है वो क्या है, बोर्स एटॉमिक मॉडल। और ये एटॉमिक मॉडल में जो सबसे ज़्यादा सवाल प्रॉब्लम्स आएंगे वो इसी मॉडल से आएंगे, ठीक है। तो थोड़ा लेंदी है, उसको ध्यान समझिएगा, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है और ये केमिस्ट्री में भी डेफिनेटली आपको बहुत सारा हेल्प करेगा, ठीक है। कॉमन टॉपिक है केमिस्ट्री और फिजिक्स का। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल, तो देखो बोर्स एटॉमिक मॉडल जो है वो कुछ पास्टुलेट्स पर आधारित है, ठीक है। तो दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन, ठीक है, फॉलोइंग पास्टुलेट्स। पास्टुलेट, पहले एक यही वर्ड समझ लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पास्टुलेट्स। अभिग्रहितियाँ हिंदी में कहते हैं। पास्टुलेट्स का मतलब होता है कुछ ऐसी बातें जिनको हम लोग मान लेते हैं सही है लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं है। कुछ ऑब्जर्वेशन से कुछ बातें हमने निकाली, उसको कई जगह फिट करके देखा, हर जगह ट्रू हो रहा है लेकिन उसको कोई एक्सप्लेनेशन हमारे पास नहीं है। हालांकि बाद में जो इन्होंने पास्टुलेट दिया था उसको उन्होंने बाद में कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन भी किया, है ना। तो पास्टुलेट का मतलब क्या है, अजम्पशन विदाउट एनी प्रूफ। तो क्या वो पास्टुलेट्स हैं, उनके मॉडल में जो तीन पास्टुलेट्स हैं उनको हमको जानना है। तो किन तीन पास्टुलेट्स पर आधारित इनका मॉडल है। तो पहला जो, ठीक है, पास्टुलेट है वो वही है जो रदरफोर्ड में था। रदरफोर्ड का एक इन्होंने उठाया, कौन सा, कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे चक्कर काटता है और उसके घूमने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स आता है वो कहाँ से आता है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वहाँ से आता है, ठीक है। तो पहला पास्टुलेट वही है जो आपने रदरफोर्ड में अंतिम वाला पढ़ा था, ठीक है। तो मैं उसको लिखते जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिएगा, तो जो पहला पास्टुलेट है वो क्या है। पहला पास्टुलेट इनका है कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, ठीक, एंड the electrostatic force of attraction between nucleus and electron, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, provides necessary centripetal फोर्स, ठीक है। आपको पता है जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चलता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और वो फोर्स कहाँ से आता है, जो उस दोनों के बीच में जो लगता है फोर्स सेंटर की तरफ, वहीं से आता है। जो भी फोर्स अवेलेबल होता है वही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। ये मैंने सर्कुलर मोशन में बहुत डिटेल में आपको चीज़ें समझा रखी हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर काटता है, और उस चक्कर के लिए, उस घूमने के लिए, सर्कुलर मोशन के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो कहाँ से आता है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वहाँ से आता है। अगर वो घूमता नहीं तो क्या होता, इस अट्रैक्टिव फोर्स के कारण वो गिर जाता है। ये सब हमने रदरफोर्ड में आपको सारा कुछ समझा रखा है। इसको आप देखो, इसका जैसे आप समझो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, इस पे कितना पॉजिटिव चार्ज होगा, Ze। अरे जेड इसका क्या है, एटॉमिक नंबर है, तो इसका जो कि पॉजिटिव चार्ज कितना हो जाएगा, Ze के बराबर होगा। इलेक्ट्रॉन है,
ठीक है। ई ये मान लो कि आर रेडियस के सर्कुलर पाथ में वी स्पीड से चक्कर काट रहा है, ठीक है। तो रिलेशन क्या लिखेंगे, इन दोनों के बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इन दोनों के बीच में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। मतलब जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा mv²/r, ये सेंट्रीपिटल फोर्स हुआ। m क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास है, ठीक है। तो mv²/r बराबर क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर इन दोनों के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब 1/4πε0 q1 q2/r²। तो q1 कितना है Ze, q2 कितना है E, तो Ze इंटू E, तो Ze²/r², ठीक है। तो ये हमारा एक रिलेशन इस पोस्टुलेट में आएगा जो हम लोग रेडियस के कैलकुलेशन के लिए, स्पीड के कैलकुलेशन के लिए इन सब चीज़ों का हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। जो दूसरी बात है समझिएगा क्या है उसको समझते हैं। क्या है दूसरी बात, जो दूसरा पोस्टुलेट जो है वो क्या है, इसको ध्यान समझिए। यही सबसे टेक्निकल बात है, सेकंड वाला जो है यही सबसे टेक्निकल बात है, इसको आपको अच्छे से सुनना है। देखो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल क्यों फेल हुआ था, मैक्सवेल की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थ्योरी थी उस कारण से फेल हुआ था, है कि नहीं। वो एटम के स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। मैक्सवेल का जो सिद्धांत था वो क्या कहता था कि जब कोई पार्टिकल एक्सीलरेट करता है, चार्ज पार्टिकल, तो एनर्जी रेडिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और उसका एनर्जी लगातार कम होती जाती है। तो इलेक्ट्रॉन भी जो सर्कुलर पाथ पे चल रहा है कि नहीं, तो वो एक्सेलरेटेड हुआ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उसके ऊपर लग रहा है, तो इसका मतलब वो भी एनर्जी रेडिएट करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा तो न्यूक्लियस के नज़दीक आएगा एंड फाइनली इट विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस, और इसलिए वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उस चीज़ को इन्होंने कैसे बताया, ठीक है, पोस्टुलेट्स था, मैंने बताया था, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। हालांकि इस चीज़ को बाद में प्रूफ किया, तो उन्होंने क्या माना, उन्होंने ये माना, दी ब्रोगली ने उसको बताया था बाद में, मतलब एक्सप्लेन किया था सारा कुछ। उन्होंने ये बताया कि न्यूक्लियस के चारों ओर बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिट्स में नहीं घूमते हैं, ठीक है। द ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन टेक सम स्पेशल वैल्यू ऑफ रेडियस, ठीक है। तो क्या उन्होंने बताया, द ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन टेक सम स्पेशल वैल्यूज ऑफ रेडियस, ठीक है। अब इसको समझो, न्यूक्लियस के चारों ओर कितने, मैं पूछूं, कक्षाएं हैं, ऑर्बिट्स से, सर इनफाइनाइट नंबर, तो क्या उन सब में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है, तो उन्होंने बताया ऐसा नहीं है, वो केवल कुछ पर्टिकुलर रेडियस में ही, कुछ पर्टिकुलर रेडियस के ऑर्बिट्स में ही क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। और उस पर्टिकुलर रेडियस को हम लोग क्या बोलते हैं, उस पर्टिकुलर रेडियस के ऑर्बिट्स को जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं उनको अपन लोग बोलते हैं क्या, स्टेशनरी ऑर्बिट्स। क्या बोलते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट, हिंदी में कहते हैं स्थायी कक्षाएं, ठीक है। और इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स की विशेषताएं क्या होती हैं, इस स्टेशनरी ऑर्बिट की विशेषता ये होती है कि इलेक्ट्रॉन जब इसमें घूमता है, भले ही एक्सेलरेटेड है, वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता है, ठीक है। पोस्टुलेट से कोई प्रूफ नहीं, याद रखिएगा, ठीक है। बाद में इसका प्रूफ भले ही आया, लेकिन अभी तक मैं अभी पोस्टुलेट्स की बात करूँ, उस समय तक ये सब बातें पता नहीं थी। क्या कि इलेक्ट्रॉन्स के पास जो अवेलेबल ऑर्बिट्स है बहुत सारे हैं, लेकिन वो सभी ऑर्बिट्स में घूम नहीं सकता, वो कुछ स्पेशल रेडियस के ही ऑर्बिट्स में घूमता है। उन ऑर्बिट्स को अपन लोग बोलते हैं क्या, स्टेशनरी ऑर्बिट्स। और ऐसे स्टेशनरी ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूमते समय एनर्जी रेडिएट नहीं करता, ठीक है। इन दीज ऑर्बिट्स electrons do not radiate. These orbits are called as, समझिएगा, स्टेशनरी ऑर्बिट, स्थायी कक्षाएं, इनको हम लोग कहते हैं क्या, स्टेशनरी ऑर्बिट्स, ठीक है। इन ऑर्बिट्स को हम लोग कहते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है। अब उन्होंने कैसे बताया कि कौन सा ऑर्बिट स्टेशनरी ऑर्बिट होता है, स्टेशनरी ऑर्बिट की पहचान क्या होती है, उसको थोड़ा ध्यान समझिए, टेक्निकल बात है, ठीक है। स्टेशनरी ऑर्बिट की पहचान क्या होती है, देखो कैसे समझो, जैसे ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक, पॉजिटिव चार्ज,
इलेक्ट्रॉन है, घूम रहा है इसमें v स्पीड से, ठीक है। या मान लो ये हमारा nth ऑर्बिट है, nth ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन इसमें क्या कर रहा है, घूम रहा है कितने स्पीड से, vn स्पीड से। इसका रेडियस कितना हो जाएगा, rn हो जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया कि स्टेशनरी ऑर्बिट कौन होता है। उन्होंने ये बताया कि जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, उनको हम लोग कहते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट। और ऐसे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रेडिएट नहीं करता, ठीक है। इसका मतलब समझो, मैं समझा रहा हूँ, कोशिश करना समझने की, ठीक है। अ स्टेशनरी ऑर्बिट, अ स्टेशनरी ऑर्बिट इज दैट, ठीक है, इन विच एंगुलर मोमेंटम रोटेशन में बात कर चुके हैं हम लोग, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अबाउट द न्यूक्लियस, ठीक है। क्या लिखा है, अ स्टेशनरी ऑर्बिट इज दैट इन विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन अबाउट द न्यूक्लियस इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 h का मतलब प्लैंक कांस्टेंट, ये केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा है, फिजिक्स में भी पहला लेक्चर में सब बताया था मैं, प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। तो स्टेशनरी ऑर्बिट कौन होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम न्यूक्लियस के अबाउट कितना होता है, h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल। मतलब इसका क्या हुआ, दैट इज एंगुलर मोमेंटम को L से इंडिकेट करते हैं, L बराबर h/2 पाई इसका इंटीग्रल मल्टीपल n, ठीक है। n क्या है, एक इंटीजर है, n यहाँ पे इंटीजर है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, याद होगा आप लोग को, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, केमिस्ट्री के टर्म्स ये सब हैं, इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। L क्या होता है जरा याद करिएगा, रोटेशन में पढ़ा था, अगर कोई पार्टिकल किसी एक्सिस के अबाउट v स्पीड से घूम रहा है और उस एक्सिस से उसकी डिस्टेंस r हो, तो क्या होता है, mv/r एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है। उस पार्टिकल के परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर r हो तो mv/r एंगुलर मोमेंटम होता है। तो ये v स्पीड से घूम रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी इसकी, rn, मास इसका कितना है, m। तो जो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, mv/n कह लो, बराबर NH/2 पाई, ठीक है। mv/n बराबर n इंटू h/2 पाई। तो ये दूसरा नियम हो गया, दूसरा पॉस्टुलेट हो गया, ठीक है। तो ये समझ में आया आप लोग को कि किसको हम लोग स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं, वो ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, उसको स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। और उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमते समय रेडिएट नहीं करता। तो ये हमारा सेकेंड पॉस्टुलेट हो गया, ठीक है। ये अपना सेकेंड पॉस्टुलेट हो गया। अब जरा समझते हैं, थोड़ी सी और इसमें चर्चा कर लेते हैं। देखो एक बात बताते हैं, यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। अब इसके जो बाद में बता रहा हूँ उसको कोशिश करना समझने की, ठीक है। थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, अगर आए तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ तक ओके, ठीक है। तो जैसे समझो, जो इसी में हम लोग कंटिन्यू करते हैं सेकेंड वाले में, ठीक है। इसको सब लिख लीजिएगा आप लोग, पूरा का पूरा अच्छे से लिख लेना, ठीक है। देखो इसको थोड़ा सा और इलोबरेट करते हैं हम लोग। अब देखो इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, mv/n बराबर NH/2 पाई। इस चीज़ को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 2 पाई को इधर ले आओ और बाकी इसके नीचे ले जाओ, तो मैं किसको कह सकता हूँ, 2 पाई RN। देखो ये 2 पाई RN को इधर बराबर कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा n इंटू h/what, mv/n इसके नीचे आ जाएगा, mv/n, ठीक है। यानी 2 पाई RN बराबर n, और बताओ h/mv/n क्या होगा। अरे यार mv मास इंटू स्पीड, ये क्या है, मोमेंटम है, और h/लैम्डा हो, सॉरी h/p हो, या ये mv/n क्या हुआ, मोमेंटम, p तो हो जाएगा h/p। और आपने पढ़ा है h/p क्या होता है, दी ब्रोगली वेवलेंथ होता है। लैम्डा क्या है, दी ब्रोगली वेवलेंथ हो गया। तो 2 पाई RN बराबर क्या लिख सकते हैं, n लैम्डा। तो ये क्या बताता है, दिस शोज व्हाट, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो, ठीक है, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो हमने डुअलिटी पढ़ा था, ठीक
ठीक है, ये आ गया। एन लैम्डा क्या है, दी ब्रोगली वेवलेंथ है घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के, 2 पाई आर एन बराबर एन लैम्डा। देखो ये रिलेशन अपने आप में बताता है कि एनर्जी जो कि रेडिएट नहीं होगी, ठीक है। ये बेसिकली आप समझो तो अगर आप इसको देखो ध्यान से तो ये स्टेशनरी वेव का इक्वेशन है। क्या ये स्टेशनरी वेव का इक्वेशन, कैसे, ये कैसे स्टेशनरी वेव का इक्वेशन है, इसको समझने की कोशिश करना। देखो स्टेशनरी वेव में क्या होता था, एक रस्सी होती थी, याद करिए, दोनों सिरों पर बंधी हुई, मतलब एक बाउंडेड मीडियम होता था, है ना। उस बाउंडेड मीडियम में वेव ऐसे बनती थी, ठीक है, इस तरीके से ऐसे बनती थी, या उसके बाद फिर ऐसे बनती थी, ठीक है। एक लूप में कंपन होता था तो 2 लूप में कंपन होता था, इस तरीके से, ठीक है ना, याद होगा सबको। फिर उसी में ऐसे होता था 1 2 3 1 2 3। तो यहाँ पे रस्सी की लंबाई अगर L है तो L बराबर लैम्डा होता था, L बराबर 2 लैम्डा, बाउंडेड मीडियम की लेंथ बराबर 2 लैम्डा, L बराबर 3 लैम्डा, ऐसा कुछ होता था कि नहीं बताइए। फिर L बराबर 4 लूप बनता था तो L बराबर 4 लैम्डा। तो स्टेशनरी वेव का जब भी फॉर्मेशन होता था तो जो बाउंडेड मीडियम की लेंथ होती थी लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल होता था। जब भी ऐसा होता था स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन होता था। और स्टेशनरी वेव में समझने का प्रयास करना, स्टेशनरी वेव में मुझे पता है एनर्जी 2 रीजन के बीच में, 2 पॉइंट के बीच में उस बाउंडेड मीडियम में कन्फाइंड होती थी। बोलो, एनर्जी दोनों पॉइंट के बीच में कन्फाइंड होती थी। एनर्जी का बस ऑसिलेशन होता है, लेकिन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, या कह दो कि एनर्जी फ्लो उसमें नहीं करती। इसीलिए तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, स्टेशनरी वेव बोलते थे, क्योंकि एनर्जी एक रीजन में क्या होती थी, कन्फाइंड होती है। उस रीजन को छोड़ के एनर्जी किसी दूसरे रीजन में नहीं जाती थी, ठीक है। जो एनर्जी यहाँ पे इसी में ऑसिलेट करती रहेगी, इनके बीच में वो एनर्जी रहेगी, इसको छोड़ के बाहर नहीं जाएगी। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। 2 पाई आर एन क्या है, ऑर्बिट का सरकमफरेंस है। तो उस सरकमफरेंस जो है एक बाउंडेड मीडियम जैसा हो गया, उसमें क्या है, एन लैम्डा, मतलब उसमें लैम्डा के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर, ठीक है। इस तरीके का सिचुएशन आ रहा होगा कुछ, ठीक है। अगर ये स्ट्रेट लाइन है रस्सी, उसको सर्कुलर बना, उसमें इस तरीके से वेव बना दो तो क्या हो जाएगा, बताइए, स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन हो जाएगा। और स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन अगर हो रहा है तो एनर्जी क्या होगी, कन्फाइंड होगी उस सरकमफरेंस में, उसको छोड़ के नहीं जाएगी। मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है या उस ऑर्बिट की जो एनर्जी है, ठीक है, उसमें घूमने वाले इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, ठीक है। तो आप कहोगे ये हमारा बेसिकली क्या रहा है, ये हमको क्या बता रहा है, ये बता रहा है फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। ये स्टेशनरी वेव के फॉर्मेशन को अपने को बता रहा है, ठीक है। इसलिए एनर्जी इज कन्फाइंड, एनर्जी जो कि क्या होगी, कन्फाइंड होगी, ठीक है। जैसे अगर मैं एक आपको डायग्राम बना के देता हूँ, जैसे मान लो n बराबर 3 के लिए डायग्राम बनाता हूँ, देखो कैसा उसमें बनना चाहिए, ऐसा कुछ बनना चाहिए। जैसे n बराबर 3 है, ठीक है, ये हमारा n बराबर 3 के लिए, ये तुम्हारा वो ऑर्बिट होगा, स्टेशनरी ऑर्बिट। इसमें क्या होगा, इसमें 3 लूप बनेगा, 1 2 3, देखो ऐसा ही होगा। इस तरीके का, ठीक है। इस तरीके से, ठीक। तो ये इलेक्ट्रॉन्स का जो कि आप देख सकते हो मोशन इस तरीके से कुछ आपको देखने को मिलेगा। इस रीजन में n बराबर 3 में एनर्जी क्या कन्फाइंड होगी, ये कुछ स्टेशनरी वेव जैसा बनता है, इसलिए एनर्जी कन्फाइंड होगी, एनर्जी रेडिएट नहीं होगी, ठीक है। इसी तरीके से n बराबर 4 हो तो 4 लूप बनेंगे, एकदम इसी तरीके से। ये स्ट्रेट है, ये सर्कुलर है। तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आना चाहिए, अदरवाइज जो मैंने बताया था उतना भी ठीक है। क्लियर है, ये दूसरा पास्टुलेट हमारा हो गया। अब आते हैं हम लोग तीसरे पास्टुलेट पे, ठीक है। देखिए तीसरा पास्टुलेट क्या है, समझिएगा। जो थर्ड पास्टुलेट है क्या है, ये भी केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। क्या था, किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो कुल एनर्जी है किसी एक स्टेशनरी ऑर्बिट वो कांस्टेंट होती है। अब देखते हैं एनर्जी का रेडिएशन और ऑब्जर्वेशन कब होता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी लेवल से, हायर एनर्जी लेवल मतलब n बराबर 4 से लोअर एनर्जी लेवल, जैसे n बराबर 3, n बराबर 2 या n बराबर 1, ठीक है। जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी लेवल से किसी लोअर एनर्जी लेवल में जंप करता है
तो वो क्या करता है, एनर्जी रेडिएट करता है। किसी एक पर्टिकुलर स्टेशनरी ऑर्बिट में अगर घूम रहा है तो उसमें एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। एनर्जी तभी रेडिएट होगी जब इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी लेवल से किसी लोअर एनर्जी लेवल में कूदता है, ठीक है, तब एनर्जी रेडिएट होगी। और जब आप इलेक्ट्रॉन को, एटम को जब कहीं बाहर से आप एनर्जी सप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके किसी लोअर एनर्जी, उसकी एनर्जी बढ़ेगी तो किसी लोअर एनर्जी लेवल से, ठीक है, लोअर एनर्जी, समझिएगा, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जंप करता है। ये बात समझ में आई? फिर से एक बार सुन लो, किसी स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की कुल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होती है। जब कभी भी इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी लेवल से किसी लोअर एनर्जी लेवल में जंप करता है तो एनर्जी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में या फोटॉन के फॉर्म में रेडिएट करता है, ठीक है, बात समझ में आया? और जब उस आप एटम को बाहर से कहीं से एनर्जी देते हो तो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके किसी लोअर एनर्जी लेवल से किसी हायर एनर्जी लेवल में जंप करता है, ठीक है। तो क्या इसका मतलब हुआ, देखो कि टोटल, तीसरा पोस्टुलेट क्या है समझिएगा, मैं पूरी बातें लिख दे रहा हूँ। टोटल एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन अ stationary orbit is what? कांस्टेंट। ये हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। एनर्जी इज रेडिएटेड किस फॉर्म में, फोटॉन के फॉर्म में, या कह दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, ठीक है। एनर्जी इज रेडिएटेड, ठीक, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम a higher energy level to a lower energy level, ठीक है, जब भी हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी में कूदेगा, ठीक है। इसी तरीके से when atom absorbs एनर्जी, ठीक है, किसी बाहरी सोर्स से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम अ लोअर एनर्जी लेवल टू अ हायर एनर्जी लेवल, ठीक है, हायर एनर्जी लेवल, ओके, कुछ ऐसा होगा। अब हमको ये बताना है जैसे कि जब वो लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जाएगा तो जो फोटॉन एब्जॉर्ब करेगा, जो एक्स्ट्रा, बेसिकली होता क्या, देखो लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी में कब जाएगा, जब उसको ऊपर, उसको आप एनर्जी दोगे, एनर्जी किस फॉर्म में मिलेगा, फोटॉन के फॉर्म मिलेगा, फोटॉन की कुल एनर्जी एब्जॉर्ब करके किसी हाई एनर्जी लेवल में चला जाएगा वो, ठीक है। और हाई एनर्जी लेवल से जब वो लोअर एनर्जी में आएगा तो क्या करेगा, वो जो फोटॉन एब्जॉर्ब किया रहेगा उसको क्या करेगा, बस उसको बाहर निकाल देगा, ठीक है, फोटॉन को जो बाहर निकाले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बाहर निकाल देगा। उसकी फ्रीक्वेंसी या उसकी जो आप कह सकते हो वेवलेंथ, ये अपने को निकालनी, जरा समझने का प्रयास करना। जैसे मान लो ये डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं, देखो ये हमने इसको डिफरेंट एनर्जी लेवल्स बना दी। मान लो हाइड्रोजन एटम ही ले लेते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन एटम, तो ये n बराबर 1 एनर्जी लेवल, ये n बराबर 2 एनर्जी लेवल, n बराबर 3 और n बराबर 4। तो आपको पता है ग्राउंड लेवल में होता है ये इलेक्ट्रॉन, n बराबर 1 शेल में ही रहता है, जो k l m n कहते हैं, k शेल में इलेक्ट्रॉन रहता है। जब इसके ऊपर बाहर से ये फोटॉन गिरा, कोई फोटॉन की एनर्जी इसने क्या की, एब्जॉर्ब की, तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और एनर्जी एब्जॉर्ब करके, ठीक है, तो अगर मान लो कि इस एनर्जी डिफरेंस के बराबर एनर्जी इसने एब्जॉर्ब किया तो इसमें भाग जाएगा, इसमें से इसमें, एब्जॉर्प्शन ऐसे ही होता है, इसमें से इसमें भाग सकता है, और ज़्यादा एनर्जी अगर एब्जॉर्ब किया इसमें भाग सकता है, और ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब किया तो इसमें भाग सकता है। मतलब जितनी ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, फोटॉन की जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी, ठीक है, जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करके और हायर ऑर्बिट में जाता जाएगा, ठीक है। बेसिकली आपको पता होगा, थोड़ा बहुत तो केमिस्ट्री पढ़ा है आपने, तो ये 13, इसका जो एनर्जी लेवल कितना होता है, 13.6 होता है, 3.4,
1.51 0.85 कुछ इस तरीके के एनर्जी लेवल्स होते हैं। तो जो डिफरेंस के बराबर एनर्जी होना चाहिए, जो एब्जॉर्ब, जैसे मान लो इसमें से जब इसमें जाएगा तो जो फोटोन एब्जॉर्ब करना चाहिए वो इन दोनों एनर्जी लेवल के बराबर डिफरेंस होना चाहिए। इसमें से अगर इसमें जाना है तो इन दोनों के बराबर एनर्जी लेवल का डिफरेंस, इन दोनों के एनर्जी लेवल का डिफरेंस के बराबर फोटोन की एनर्जी होनी चाहिए। और अगर इसमें से इसमें जाना है तो कितने फोटोन की एनर्जी इसके ऊपर गिरना चाहिए, कितनी एनर्जी का फोटोन इसके ऊपर गिरना चाहिए, इन दोनों एनर्जी लेवल्स की डिफरेंस के बराबर जो एनर्जी आएगी उतनी एनर्जी गिरना चाहिए। तो इस तरीके से एब्जॉर्ब होने के बाद किसी हायर एनर्जी लेवल में जाता है। जब ये हायर एनर्जी लेवल में जाएगा तो वहाँ रह थोड़ी पाएगा, थोड़ा बहुत जरूर जानते होगे, आपको पता है कि एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद जब इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी लेवल में जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे परमानेंटली रहता नहीं, बहुत मामूली समय, बहुत कम समय के लिए वो रहता है, ठीक है, 10⁻⁸ सेकंड के लिए लगभग रहता है, उसका टाइम निकाला गया, ठीक। और उसके बाद वापस जिस स्टेट से उसका ट्रांजिशन होता है वापस उसी में लौट आता है, ठीक है। मतलब जब ये तो आपका एब्जॉर्प्शन वाला हो गया, इमिशन में कैसे होगा, जैसे मान लो ये एब्जॉर्प्शन हुआ, इमिशन में क्या होगा, अब एक बार चला तो गया ये उसमें, ठीक है, एक बार हायर एनर्जी लेवल, जैसे मान लो जब इसमें गया, इसमें गया तो इसमें गया तो इसमें 10⁻⁸ तक रहेगा, लौटेगा, फिर वापस जब लौटेगा अपने ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा, एक फोटोन बाहर निकालेगा, ठीक है। तो h न्यू कह लो एनर्जी का, या Sc/λ। अगर यहाँ पे पहुँचा था तो वो यहाँ से यहाँ भी आ सकता है, यहाँ से यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक फोटोन निकलेगा और यहाँ पे भी एक फोटोन निकलेगा, ठीक है, अलग एनर्जी का। यहाँ पहुँचा तो यहाँ से वो यहाँ भी आ सकता है, यहाँ से वो यहाँ भी आ सकता है, और इसी से यहाँ कहीं पे भी जा सकता है, वो डिपेंड करेगा, ठीक है। तो हर बार ये फोटोन इस तरीके से निकलते जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से फोटोन इसमें से बाहर निकलते जाएंगे। तो एमिशन स्पेक्ट्रम होने के लिए पहले एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ही आ जाएगा, पहले एब्जॉर्प्शन होगा, समझिएगा क्योंकि सब बहुत काम आने वाला, पहले एब्जॉर्प्शन होगा उसके बाद ही इमिशन होगा। क्योंकि हायर एनर्जी लेवल में जाने के लिए भाई रेडिएशन कब होगा, इमिशन कब होगा, जब वो हायर से लोअर में जाएगा। और हायर में कब जाएगा वो, जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एटम इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तभी वो हायर में जाएगा, एब्जॉर्प्शन होगा, उसके बाद ही इमिशन हमेशा होगा, इस बात को समझिएगा। तो ये उन्होंने क्या बताया कि जो एनर्जी वो रेडिएट कर रहा है, वो जो एनर्जी रेडिएट कर रहा है, ठीक है, या यहाँ पे जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, तो उसको उसके लिए जो फोटोन, इसमें जो फोटोन एब्जॉर्ब कर रहा है, जो उसमें फोटोन बाहर निकल रहा है, वो किसके बराबर होता है, दोनों एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस के बराबर होता है, ठीक है। तो जो इमिटेड द रेडिएशन, सॉरी द फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ ऑफ emitted photon is given by, ठीक है, डेल्टा ई बराबर, ठीक, दोनों का डिफरेंस, जैसे मान लो मैं कह दूं n बराबर n2 से n बराबर n1 में, ये हायर एनर्जी लेवल, ये लोअर एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन हुआ है, तो जो एनर्जी का डिफरेंस आएगा वो कितना होगा, En2 माइनस En1, और यही जो एनर्जी का जो डिफरेंस आया है, इतनी एनर्जी का फोटोन बाहर निकलेगा। तो अगर मैं कह दूं उसकी फ्रीक्वेंसी h न्यू है, तो ये किसके बराबर है, h न्यू के बराबर, और अगर उसकी वेवलेंथ लैम्डा है तो यही किसके बराबर होगा, Sc/λ, मतलब डेल्टा ई बराबर En2 माइनस En1 बराबर h न्यू, ठीक है, बराबर Sc/λ। ये बात समझ में आया। जैसे मैं कह दूं, आप देखो, अगर मैं कह दूं n बराबर n1 है और ये n बराबर n2 है, इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें ट्रांजिस्ट किया, तो जो एनर्जी निकली फोटोन के फॉर्म में h न्यू या Sc/λ, ये कहाँ से निकालेंगे, इसकी एनर्जी लेवल, इसमें एनर्जी En1 है, इसका जो लेवल En2 है, तो इन दोनों का डिफरेंस बराबर h न्यू या Sc/λ, ठीक है। तो ये तीन पास्टुलेट पर आधारित इनका ये परमाणु मॉडल था। उम्मीद है सारी बातें आपको अच्छी समझ में आएंगी, एब्जॉर्प्शन और एमिशन के बारे में समझ में आया होगा। अभी और डिटेल में जब मैं ये सब कैलकुलेट करवाऊँ, कितनी लाइंस निकलती है, स्पेक्ट्रल लाइंस वगैरह जब पढ़ाऊँगा, वहाँ पे और ज़्यादा डिटेल में चीज़ों को मैं आपको समझाऊँगा, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा अभी आपको समझ में चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके फेल होने का कारण भी, मेन कारण आपको पता होगा क्या, कि जो बोर्ड्स का एटॉमिक मॉडल है वो केवल और केवल, ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले स्पीसीज या हाइड्रोजन लाइक एटम आयंस, ठीक है,
उनके लिए ही वैलिड होता है। ठीक है, तो देखिए इस बात को आप नोट करके लिखेंगे क्या, बोर्स एटॉमिक मॉडल इज applicable only for हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ओनली। ठीक है, जिसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन हो। जैसे एग्जांपल में क्या क्या हो सकता है, हीलियम प्लस, अरे हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक निकाल दो तो एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा। ठीक है, लिथियम 2 प्लस, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसमें से 2 प्लस का आने का मतलब क्या, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, अब ये केवल इसमें 1 इलेक्ट्रॉन बचा। तो इसके लिए मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले जितने भी आयंस हैं उन सबके लिए बोर्स का मॉडल अप्लीकेबल है। ठीक है, एक से ज़्यादा होंगे तो उसके लिए अप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये इट इज़ ऑल अबाउट बोर्स मॉडल। अब इसके कैलकुलेशन पार्ट पे हम लोग आते हैं। ठीक, चलिए देखिए, देखो अब हम लोग रेडियस का कैलकुलेशन करने वाले हैं। ठीक है, रेडियाई ऑफ बोर्स स्टेशनरी ऑर्बिट्स। स्टेशनरी ऑर्बिट का जो रेडियस होगा, ठीक है, स्टेशनरी ऑर्बिट का जो रेडियस होगा वो कितना होगा उसको अपने को कैलकुलेट करना है। तो चलो देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो इसके लिए हमारे पास हमने 2 बातें पढ़ी। ठीक है, एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर, और दूसरा एंगुलर मोमेंटम जो होता है, जो एंगुलर मोमेंटम होता है मेरे भाई वो किसके बराबर होता है, NH/2π। तो इन दोनों चीज़ों को क्लब करके वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ nth स्टेशनरी ऑर्बिट। तो जैसे देखो आप, ये हमारे पास nth स्टेशनरी ऑर्बिट है, चलो इधर ही बना देते हैं, दिस इज nth स्टेशनरी ऑर्बिट। इसी का अपने को रेडियस निकालना है। तो जैसे मान लो ये न्यूक्लियस हो गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा किसके बराबर होगा, Ze के बराबर होगा। ये इलेक्ट्रॉन हो गया, इस nth स्टेशनरी ऑर्बिट vn स्पीड से घूम रहा है और इसका रेडियस Rn हो गया। तो मुझे यही Rn निकालना है। तो वो जो 2 कॉन्सेप्ट है वहीं से हम निकालेंगे। तो पहला चलो वही देख लो, MVn Rn बराबर क्या होगा, समझिएगा ध्यान से। MVn Rn बराबर क्या था हमारा, NH/2π। तो मुझे आप बताओ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, m² Vn², ठीक है, बराबर क्या लिख सकता हूँ, n²h²/4π² और ये Rn²। ये पहला इक्वेशन ऐसे लिख सकता हूँ। अरे भाई देखो कुछ किया थोड़ी, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, n² h² 4π² Rn² नीचे ले गया मैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ में क्या लिख सकता हूँ, जो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स mVn², m क्या इलेक्ट्रॉन का मास है, Rn बराबर क्या था बताइए, 1/4πε0, ओके, और क्या Ze²/Rn का स्क्वायर, एक Rn से एक Rn कट जाएगा। ठीक है, और दोनों साइड m से गुणा कर दो तो हो जाएगा m² Vn², m से गुणा करें दोनों साइड। ठीक है, कितना हो जाएगा बताइए, 1/4πε0, ठीक, या mZe²/Rn, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। ठीक है, m से गुणा किया तो mZe²/Rn, एक Rn से एक Rn कट गया, 4πε0। ठीक, अच्छा बहुत बढ़िया। अब क्या करते हैं, दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। 1 और 2 को ध्यान से देखिए, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं तो नो डाउट राइट हैंड साइड भी आपस में बराबर होनी चाहिए। तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से व्हाट, बोलिए, हो जाएगा 1/4πε0 mZe²/Rn, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट, ये हो जाएगा आपका
यहाँ से n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4π² Rn स्क्वायर। तो देखो एक Rn से एक Rn कट जाएगा, तो यहाँ पे जो अपना Rn आ जाएगा। ठीक है, अब इसी को अपने को सॉल्व करना है। ठीक है, तो कितना होगा बताइए, ये हो जाएगा, सॉल्व करके देख लेना आप लोग। एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट कितना आएगा देख लो, एप्सिलॉन नॉट कैलकुलेशन थोड़ा देखना आप लोग। एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर फिर पाई m e स्क्वायर इंटू n स्क्वायर और ये z नीचे चला आएगा z। ठीक है, ये रिलेशन अपने पास आएगा। ठीक है, क्या निकल कर आया बताइए, आगे हमारा एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर पाई m e स्क्वायर। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर पाई m e स्क्वायर n स्क्वायर बाई z, ये हमारा nth स्टेशनरी ऑर्बिट का क्या निकल के आ गया अपने पास, रेडियस निकल के आ गया। इस फॉर्मूले से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, अच्छा अब क्या करेंगे हम लोग, देखो ध्यान देना, ये हमारा हो गया। अब हमको क्या करना है कि जो हाइड्रोजन का जो ग्राउंड स्टेट है, मतलब जिसमें है n बराबर 1 में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन होता है, उस स्टेशनरी ऑर्बिट की हम लोग रेडियस निकालने वाले हैं। ठीक है, तो फॉर हाइड्रोजन, ठीक, z बराबर 1 होगा और n बराबर बताइए कितना होगा, 1 होगा। हाइड्रोजन के लिए z बराबर 1 और इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है, फर्स्ट ऑर्बिट में होता है, तो पहले स्टेशनरी ऑर्बिट में रहेगा, तो n बराबर 1। ठीक है, तो इसको जब हम लोग यहाँ पे रखेंगे, ठीक, तो बताओ r बराबर क्या होगा, उस r को मैं कहता हूँ r नॉट कहता हूँ। ठीक है, तो बताओ कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट, ठीक, h स्क्वायर पाई m e स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये सब मैं सारी चीज़ रखने नहीं जा रहा हूँ, अब सबकी वैल्यू आप रख के आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो जब आप इसको कैलकुलेट करते हो तो कितना आता है, 0.529 एंगस्ट्रॉम आता है, ये आता है 0.529 एंगस्ट्रॉम आता है ना, 0.529 एंगस्ट्रॉम आता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज द रेडियस ऑफ, ठीक है, फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं ग्राउंड स्टेट, जिसको हम लोग कहते हैं, है ना, ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, और इसको हम लोग कहते हैं बोर्स रेडियस। क्या बोलते हैं, बोर्स रेडियस। जो ग्राउंड स्टेट में जो हाइड्रोजन का, ग्राउंड स्टेट में जो हाइड्रोजन के स्टेशनरी ऑर्बिट की जो रेडियस होती है उसको हम लोग कहते हैं बोर्स रेडियस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड बोर्स रेडियस, इसको कहते हैं बोर्स रेडियस। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब चलो, अब हमें देखो एक बात समझना, हमको ये सब कुछ नहीं याद रखना है, हमको हमारा काम इसमें है ही नहीं है सर, मैं भले ही बता रहा हूँ लेकिन अपने को याद नहीं करना। हमको याद क्या करना है कि ये n और z पे किस प्रकार निर्भर करता है। देखो इस पूरे की वैल्यू कितनी आई, 0.529 आया, और जरा यहाँ देखो ये चीज़ है 0.529 और इंटू n स्क्वायर जेड। तो क्या मैं अब इसको ऐसे ले सकता हूँ, इसका मतलब जो nth किसी भी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ठीक है, कि nth स्टेशनरी ऑर्बिट का रेडियस में कैसे लिख सकता हूँ, इसकी वैल्यू 0.529, ठीक, और इंटू व्हाट, आगे देखो n स्क्वायर जेड। ठीक है, तो याद करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, मतलब Rn जो हुआ दिस इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई जेड। तो इस तरीके से हम लोग nth स्टेशनरी ऑर्बिट का रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कोई समस्या नहीं होगी। ये सब सारे जो मैंने डायरेक्ट स्टेप्स लिखे हैं आप इसको पूरा वेरीफाई करके देख सकते हो ना। अब इसको वेरीफाई करना है तो आप वाली वैल्यू, सबकी वैल्यू पता है आपको, एप्सिलॉन नॉट के एच के एन की सबको पता है, आप रख के उसको वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ओके, अब हम लोग देखेंगे स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth स्टेशनरी ऑर्बिट। देखिए कैसे निकालेंगे उसको। तो नेक्स्ट हम लोग समझेंगे स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth
स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है। तो nth स्टेशनरी ऑर्बिट में हमको इलेक्ट्रॉन की स्पीड निकालनी है। तो देखो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो हमको पता है mvn/rn बराबर nh/2π। तो एक काम करते हैं, इस rn की वैल्यू उठा कर देते हैं, तो हो जाएगा mvn और rn अभी हमने निकाला था एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन पाई me स्क्वायर इंटू जेड, ये निकाला था हमने, ठीक है, बराबर nh/2π। अब इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो जो vn की वैल्यू निकल के अपने पास आती है, ये होती है e स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट h, ये इससे कट जाएगा। अब इसको आप करके देख लेना, ठीक है, तो मुझे याद ही इसी चीज़। तो e स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट h इंटू जेड बाई n, ये निकल कर आता है, ठीक है। अब इसकी सारी e की वैल्यू पता है, ये तो पूरा कांस्टेंट टर्म है, चाहे आप कोई भी स्पीसीज लोगे सबके लिए टर्म कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ई स्क्वायर 2 एप्सिलॉन ये सब कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू अपने को पता होनी चाहिए। ये सारी वैल्यू जब आप रखोगे तो आता है 2.19 इंटू 10⁻⁶, ठीक है, इंटू अब आगे लिख दोगे जेड बाई एन, ये मीटर पर सेकेंड में आता है, ठीक है, वी एन की वैल्यू, ठीक है। अब देखो ये हमारा रिजल्ट आ गया, ओके। अब ये जो चीज़ है 2.19 और आसानी से याद कर सकते हैं ऐसे, इस चीज़ को हम लोग लिखते हैं c/137, जहाँ c क्या है, दिस इज स्पीड ऑफ लाइट, ये स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं vn बराबर, ठीक है, c/137 इंटू जेड बाई एन। तो फॉर हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट क्या होगा, z n सब 1 हो जाएगा, तो मुझे बताओ v किसके बराबर हो जाएगा, c/137 मीटर पर सेकेंड। क्या अर्थ हुआ इसका, अर्थ ये हुआ कि फर्स्ट ऑर्बिट में हाइड्रोजन जब ग्राउंड स्टेट में होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 में जब होता है, तो उसमें घूमने वाले इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी, c/137 मीटर पर सेकेंड, या इसकी वैल्यू कितनी है 2.19 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, ये इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। चलो अब इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो सवाल इस पे कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है, फाइंड द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+ आयन। लिथियम 2+ आयन के थर्ड ऑर्बिट की अपने को क्या करनी है, रेडियस बताना है, ठीक है। उसका हमको क्या करना है, रेडियस बताना है। तो कैसे करोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपने पास फॉर्मूला क्या है, Rn बराबर 0.529, ठीक है, n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। बोलिए यही फॉर्मूला है ना अपने पास, ये अभी हमने प्रूव किया था आपके सामने, 0.529 n स्क्वायर बाई जेड। अब सारी वैल्यूज रख देते हैं। तो मुझे बताओ लिथियम 2+ के लिए जेड कितना होगा 3, ठीक है, और ये किस ऑर्बिट की बात कर रहा है, थर्ड ऑर्बिट की। तो n बराबर भी कितना होगा 3, यहाँ रखो 3 का स्क्वायर 9/3 3, मतलब r जो हो जाएगा 0.529 और 9/3 इंटू 3 कितना आ जाएगा 7, 27, 8 हो गया, और 1.587 एंगस्ट्रॉम, ये इसका जवाब हो जाएगा, ठीक है, 1.587 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अच्छा एक और सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन आपको ये दिया गया, अगर मान लो फाइंड द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन। हीलियम प्लस आयन के फोर्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड आपको क्या करनी है, बतानी है, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे। तो फॉर्मूला अपने पास था, क्या था बताइए, जो स्पीड थी v वो कितना था 2.19, यही था, 10⁶ इंटू जेड बाई एन था, यही था ना। तो अब आप मुझे बताओ हीलियम के लिए जेड कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और किस ऑर्बिट की बात कर रहा, चौथे स्टेशनरी ऑर्बिट की बात कर रहा है। याद रखिए
फोर्थ स्टेशनरी ऑर्बिट के बारे में ये बात कर रहा है। तो अगर फोर्थ स्टेशनरी ऑर्बिट के बारे में बात कर रहा है तो n बराबर कितना होगा बोलो 4, यहाँ पे सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 2.19 इंटू 10 टू द पावर 6 और ये 2/4, 2/4 गुड, 2/4 हो जाएगा Z/n। अब इसको तुम अपने से सॉल्व करके देख सकते हो कितना आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा 1.0, ठीक है, 95 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड। मतलब इस तरीके बहुत नीट में तो मतलब इस तरीके बहुत छोटे छोटे सवाल मिल जाएंगे आपको, ठीक है। आपको देखो मेन क्या है, मेन आपको फॉर्मूला और डेरिवेशन भी बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, सीखने के लिए आप जान सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि फॉर्मूला, आधी रात में भी कोई फॉर्मूला पूछे तो आपको याद होना चाहिए, रटा होना चाहिए, रटना है फॉर्मूले को। फॉर्मूला रटा है तो अगर 2 सवाल समझ लो आधा बन गया, लेकिन फॉर्मूला ही नहीं याद आया, ठीक है, तो आप फॉर्मूला ड्राइव थोड़ी कर पाओगे तुरंत, ओके। तो फॉर्मूला को एकदम रट डालना, अच्छे से सारी चीज़ें रटनी है इसमें, तो फॉर्मूला सब याद होना चाहिए, तभी सवाल इसका लग पाएगा, अदरवाइज नहीं लग पाएगा, ठीक है। चलो तो आज का जो लेक्चर है आज हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, रोकते हैं। नेक्स्ट टर्न पे इसके आगे हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट टर्न पे एनर्जी वगैरह की बात करेंगे, ऑर्बिटल फ्रिक्वेंसी, टाइम पीरियड, इसकी बात करेंगे, ठीक। थैंक यू वेरी मच।